दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फ्रेंड। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज जो हिंदी में चल रही थी उसमें करीब मैं अभी तक 80 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं, यानी कि हमने चैप्टर नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने बेसिक से लेके एडवांस से लेके सारी चीजें मिला के धीरे धीरे एक अच्छे से अंदाजा करते हुए मेरा मोटिव यही रहता है कि सामने वाला बच्चा बिल्कुल वीक है, कुछ नहीं आता, पता ही नहीं इकोनॉमी क्या होती है, उसके दिमाग में घुसेड़ना है बस, कि जब वो एग्जिट करे इस वीडियो से बोले हाँ समझ आया, कोई दिक्कत नहीं, मेरे से पूछ लो। मेरा मोटिव यही रहता है। हालांकि मैं एग्जांपल्स कभी कभी हाइपोथेटिकल देता हूँ जिनका कोई डेली बेसिस पे कोई नहीं है, मैं एग्जांपल्स भी बड़े चीप टाइप के एग्जांपल्स भी देता हूँ। रीजन यही होता है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ और कोई ताकि, क्योंकि देखिए जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा, मुझे पता है टॉपिक टफ है, मुझे पता है, तो इसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए उसी चीज को मैं लेके चलता हूँ। अभी तक हमने 8 लेक्चर्स देखे, 80 के आसपास वीडियो बन चुकी है। टोटल मिला के हमारा जो मोटिव है वो यही मोटिव है कि 150 वीडियो के अंदर मैं आपको खत्म करके दे दूं। अगर 20-20 मिनट 22 मिनट की अगर वीडियो को आप 150 वीडियो में मर्ज करोगे तो अप्रोक्स वही मान के 100 सवा 100 घंटे की या कि 110 घंटे की वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। यानी कि डेली बेसिस पे अगर आप बात करें तो अगर आप देखेंगे जैसे कि जब आप तो डेली बेसिस पे 2 लेक्चर भी देखोगे 1-1 घंटे का, तो आपका हद मार के मुश्किल से 50 दिन के अंदर या फिर 40 दिन के अंदर आपकी इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगी। कंटेंट इतना दिया है कि इससे बाहर, देखिए इससे बाहर का वर्ड तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बोलूंगा कि अगर बेसिक आया, कुछ भी पूछा बेसिक, तो इससे बाहर नहीं होगा। करंट एस्पेक्ट से आपको चीजें जोड़नी पड़ेंगी, जैसे मैं बताता भी चल रहा हूँ लेक्चर्स में कि कैसे आप करंट जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो 2026-2027 तक वैलिड रहेंगी। उसके बाद कोई मेजर चेंज होगा तो नोटिफिकेशन डाल के मैं कर दूंगा। तो अभी तक हमने बैंकिंग सिस्टम देखा, आरबीआई को समझा, एसएलआर समझा क्या होता है, बहुत डिटेल में गए, एक एक टॉपिक पे की वीडियो बनाई। हालांकि चाहे तो हम 4-5 टॉपिक के साथ मर्ज करके समझ सकते, नहीं, मेरा मोटिव ये था यार देखो अगर बच्चा एसएलआर समझ रहा है तो उसको सभी डायमेंशंस दिखाओ। ये नहीं कि 2 डायमेंशन दिखा दिए खत्म, फिर उसके बाद बच्चा कंफ्यूज, टेस्ट में क्वेश्चन आ गया अरे यार इसमें इंक्लूड होगा नहीं होगा, इसमें कैश आएगा नहीं आएगा। तो जिसके कारण मैंने एक टॉपिक को लेकर काफी रिसर्च करके अच्छे से मैं चीजें आपको दी। अभी बैंकों के प्रकार में हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के बैंक्स देखेंगे। पहले हम इवैल्यूएशन देखेंगे, आज के लेक्चर में इवैल्यूएशन देखेंगे कैसे हुआ, पुराने इतिहास से लेके अभी तक में क्या क्या देखा समझ में आया, एक ओवरव्यू क्या है बैंक का, एक वो चीज को समझेंगे। दूसरे लेक्चर में शेड्यूल बैंक वैसे नॉन शेड्यूल बैंक को डिटेल के अंदर एनालिसिस करेंगे कि क्या है इसका मतलब, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, पता तो है 5 लाख पेड ऑफ कैपिटल ये है वो है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, क्या इंपैक्ट है, इसको समझेंगे। फिर इसके बाद डिफरेंट टाइप के बैंक चलेंगे, स्पेशलाइजेशन बैंक की तरफ भी चलेंगे, फिर एडवांस बैंक की तरफ भी चलेंगे कि आज के समय एटीएम के प्रकार देखेंगे, व्हाइट लेबल ब्राउन लेबल ये सब फलाना टिकड़ा। और उसके बाद फिर कमेटीज को देखेंगे, कमेटीज में इवैल्यूएशन क्या हुआ, फिर एक समग्र विश्लेषण करेंगे कि आज के समय में बैंकिंग अर्थव्यवस्था कैसी है, कैसे हमारा देश जो है अब बात करें काफी आगे बढ़ चुका है इकोनॉमी को लेके, उसको देखेंगे। तो उसके बाद एक पूर्ण मूल्यांकन करके मेंस यानी कि पीटी प्लस मेंस के हिसाब से हम चीजें लेके चलेंगे। जैसे आरआरबी में क्या प्रो है, क्या कॉन्स है, क्या दिखते हैं, क्या इश्यूज हैं, उन सब चीजों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। क्या घोटाले हुए उन चीजों को भी यहाँ पे समझाने की मैं कोशिश करूंगा बहुत ही ब्रीफ के अंदर। तो यानी कि इस चैप्टर नंबर 9 में मान के चलना कम से कम 10 वीडियो बनेंगी, राइट, अभी पहली है 10 वीडियो बनेगी, 10 से 11 या 12 व्यू हो सकते हैं, डिपेंड करेगा, लेकिन कुल मिला के होगी इतना बढ़िया हो जाएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और मैं ये भी कहता हूँ, मैं चैलेंज तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आपने मेरी वीडियोस देख ली यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अभी, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको काफी टॉपिक्स आप पे क्लियर हो जाएंगे, आपको किसी कोचिंग की शायद जरूरत ना भी पड़े। इवन सिर्फ आप अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली और आपके मेरे पास नोट्स हैं सफिशिएंट होंगे, इवन किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर, लेकिन हाँ साथ में एनसीईआरटी रखनी पड़ेगी, ये कंफर्म है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अब लेक्चर नंबर 1 से कि भाई बैंकों के प्रकार क्या हैं, किस तरह से है, कैसे काम करता है, बैंक क्यों इंपॉर्टेंट है क्यों नहीं है। देखो बैंक की इंपॉर्टेंस सबको पता है, मैं उसके बारे में नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना। बैंकों की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है, सबको पता है। हम डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। ये एक चार्ट है, इस चार्ट को समझना अच्छे से। देखो आज हम जो बात करेंगे, अगर मैं बात करूं, आज हम जो बात करेंगे दोस्तों, वो आज सिर्फ आज हम यही बात करेंगे, यहीं पे सेंट्रल बैंक एंड मॉनेटरी अथॉरिटी, यानी कि इसका इवैल्यूएशन करेंगे हम। इवैल्यूएशन का मतलब क्या हो गया दोस्तों, मूल्यांकन, कि अभी तक में अगर हम बात करें 1700 से लेके 2022 तक जो भी करंट चल रहा है उसका क्या इवैल्यूएशन पड़ा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में शेड्यूल बैंक पढ़ेंगे, फिर अनशेड्यूल बैंक को भी डिफरेंशिएट करेंगे, इन दोनों में डिफरेंस बताएंगे, फिर शेड्यूल बैंक को पकड़ेंगे, फिर कमर्शियल बैंक पे चलेंगे जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक चलेंगे, स्टेट ग्रुप चलेंगे, नेशनल बैंक चलेंगे, रीजनल बैंक चलेंगे, प्राइवेट बैंक चलेंगे, इंडियन बैंक चलेंगे, फॉरेन बैंक चलेंगे, फिर इसी में कोऑपरेटिव, स्टेट कोऑपरेटिव, सेंट्रल और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज
और फिर अनशेड्यूल्ड बैंक को डिटेल में देखेंगे, खत्म करेंगे, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम जो है इस चार्ट को जो है कुल मिला के जो हम विश्लेषण यहाँ पर करेंगे। चलो, ये कुछ इंग्लिश मीडियम का भी चार्ट होता है, यानी कि अगर मैंने आपको बात करी थी वही सब चीजें, शेड्यूल बैंक, अनशेड्यूल बैंक, यहाँ पे कुछ स्पेशलाइजेशन बैंक भी आते हैं, हालांकि शेड्यूल बैंक का ही कहीं ना कहीं पार्ट होते हैं। तो इसमें हम इसको भी थोड़ा सा जो है थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट बैंक है, जिसको भूमि बैंक कहते हैं, इंडस्ट्रियल बैंक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक नहीं, इन्वेस्टमेंट निवेश बैंक, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक देखेंगे, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक देंगे, पेमेंट बैंक देखेंगे। ये एडवांस टॉपिक है, ताकि मैंने आपको ये दिखा दिया कि इंग्लिश मीडियम का अगर कोई बच्चा भी पढ़ रहा है तो उसको भी कोई दिक्कत यहाँ पे जो है कुल मिलाकर अगर ना हो, ठीक है। तो अब आते हैं इसकी उस पे, यानी कि अब हम बैकग्राउंड स्टोरी की तरफ पढ़ते हैं कि बैंकिंग क्या। देखो, आपको पता होगा कि भाई जो हमारे बैंक्स होते हैं वो आर्थिक विकास में सहायता करते हैं, भाई डेफिनेटली, क्योंकि देखो बैंक के अंदर पैसा जमा होता है तो उससे जीडीपी का कैलकुलेशन लगाया जाता है कि भाई हमारे देश की इकोनॉमी इतने 2 ट्रिलियन की तरफ पहुंच रहे हैं, मोदी जी का भी सपना है और अच्छी बात भी है। तो भाई सपना है भाई बैंक के अंदर पैसा सेफ होता है, तो उससे एक मूल्यांकन होता है। अगर सभी लोग अगर मान लो, देखो अभी हटाओ ये टॉपिक, सोचो आखिर गवर्नमेंट बैंक को क्यों प्रमोट करती है। क्वेश्चन है ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि बैंक क्यों प्रमोट करती है, मतलब सॉरी गवर्नमेंट क्यों प्रमोट करती है कि बैंक के अंदर रखो, बैंक के अंदर रखो, बैंक के अंदर रखो, क्यों? इसके पीछे रीजंस है, रीजन समझना। ये आपको चीजें नहीं मिली समझाने के लिए है, ताकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी, अगर आप इंटरव्यू में बैठे हो तो आपको चीजें समझ आए बेसिक्स। एक मैं हूं, मैंने कैश में पैसा रखा, एक आप है, आपने अपने बैंक में रखा, इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? अगर मान लो मैं यहां पर कैश में रख रहा हूं पैसा और आप बैंक में पैसा रख रहे हो, मान लो भाई आपने 10,000 रख दिया है, मैंने भी 10,000 रख दिया है, मेरे पास कैश में, आपके पास बैंक में है, ठीक है। और डिफरेंशिएट करते हैं, गवर्नमेंट को कैसे फायदा, बैंक को क्या फायदा वो छोड़ो, आपको क्या फायदा वो छोड़ो, गवर्नमेंट क्यों इनिशिएटिव करती है, आखिर क्यों जनधन योजना में 40 करोड़ अकाउंट खोले, क्या रीजन है, इसके पीछे रीजंस क्या है। हालांकि उसमें अलग डिबेट है, कुछ अकाउंट में पैसा नहीं है, जीरो बैलेंस पे खोल दिया, वो अलग चीज है, लेकिन क्यों? देखो, ये पैसा अगर मेरे पास कैश में पड़ा है तो गवर्नमेंट इसका कुछ नहीं उखाड़ सकती, क्लियर है। लेकिन अगर ये पैसा इसके बैंक के पास है तो गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ ना कुछ कर सकती है। क्या कर सकती है? लोगों से पैसा ले सकती है। कैसे? वो बैंक के पास गई कि ठीक है हम आपको बॉन्ड बना के देते हैं, मान लो 10% साल का ब्याज देंगे, आप मुझे इतने करोड़ रुपए दे दो। बैंक वाले तुरंत आपका पैसा घुमा देंगे, जिसको बोलते हैं साख। याद है ना, मैंने एक वर्ड समझाया था आपको पहले, साख का मतलब क्या होता है। तो साख के बिहाफ पे बैंक वाले आपको भले ही यहाँ पे आपको 3%, 4% या फिर 5% दे देंगे, ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं देंगे, इससे ज्यादा उनकी औकात भी नहीं है, लेकिन यही पैसा घुमा के ये यहाँ पे देंगे। क्यों भाई? बैंक का तो मोटिव यही होता है लोन देना, तो पैसा आपके ही पैसे से लोगों को लोन देगी। तो यही एक रीजन होता है ताकि गवर्नमेंट को फायदा हो सके, ताकि जो पैसे की जो जो क्रंच होता है उस क्रंच से जो है कुल मिलाकर निकला जा सके, राइट। एक तो ये बात हो गया। दूसरा, एक इवैल्यूएशन निकाला जा सके कि हमारे देश में कितना पैसा एज ए कैश के तौर पे इन द फॉर्म ऑफ कैसी भी फॉर्म में जो है पड़ा रहे, कितना पड़ा है, तो उसके हिसाब से रिस्क फैक्टर बैंक कितना ले सकती, कितनी पंचवर्षीय योजना बना सकती, सॉरी कितनी सोशल सर्विस की तरफ पैसा डिवोट कर सकती है। तो ये सब कैसे होता है? ये हमारे पैसों से होता है, ठीक है। हम टैक्स पे करते हैं, टैक्सेशन नहीं पड़ा रहा अभी, मैं से कि ठीक है मैंने बैंक में रखा, तो ये फायदा होता है बैंक। और ये भारत सरकार को जब समझ आया, जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में जब हमने किया, उसके बाद गवर्नमेंट को समझ आया। आपको पता है हमारा देश करीब 30 साल पीछे चल रहा है, 30 साल। अगर मैं एनालिसिस करूं इकोनॉमिक फॉर्म के अंदर, हमारा देश 30 साल पीछे चल रहा है। क्यों? इकोनॉमिक रिफॉर्म अगर देखा जाए, प्रैक्टिकल वे में देखा जाए, तो 1960 के अंदर हो जाने थे, परिस्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन इंदिरा गांधी डर गई थी, क्योंकि उनको अपने वोट बैंक की राजनीति से मतलब जो उसमें नेहरू जी थे वो डर गए थे कि नहीं गड़बड़ हो सकती है। इस वजह से उनको लगा कि हम जो है उसकी तरफ, कैपिटलिस्ट की तरफ ना बढ़ के हम समाजवादी की तरफ पढ़ेंगे। हालांकि डिबेटेबल है, मैं इसमें बाद में बात करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी जो 30 साल पीछे चल रही है ड्यू टू द क्या नाम है इसके, इकोनॉमिक सेक्टर के थ्रू। ये बात समझ आ गया। तो हम बैक टू द टॉपिक पे चलते हैं। तो यानी कि कैश और बैंक में समझ आया। देखो मैंने बहुत ही बेसिक डिफरेंस समझाया है कि आखिर गवर्नमेंट क्यों प्रमोट करे, क्योंकि देखो जब तक इस टॉपिक को नहीं समझोगे, इसके मतलब बेस को, मतलब बेस पिलर को नहीं समझोगे, तो फिर आगे पढ़ाया निकलेगा, सभी टीचर कर रहे हैं, फिर क्या फायदा। तो अरोड़ा जी ने क्या समझाया, तो ये भी तो बात होती है ना कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो देखें तो वो भी बोले नहीं यार अरोड़ा जी ने ये बात बताई जो किसी टीचर ने बताई। तो ये एक रीजन होता है कि यहाँ ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, किताब में कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरे खुद के कंसेप्ट है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप समझे, कुल मिला के यानी कि डायरेक्टली देखा जाए अगर बैंक खुलेंगे
तो गवर्नमेंट को फायदा होगा। गवर्नमेंट को फायदा होगा तो डेफिनेटली इससे फिर जनता को भी फायदा होगा। अब देखो यहाँ पे हुआ तो गवर्नमेंट को फायदा, लेकिन इनडायरेक्टली वे में पीपल को ही फायदा होगा, हम जैसे लोगों को ही फायदा होगा, क्योंकि वो पैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा सोशल सिक्योरिटी में या फिर और चीजों में, प्लानिंग में, किसी भी चीज में, तो वो फायदा इनडायरेक्टली वे में हमारे पास आएगा। ये था बेसिक। हालांकि इसमें बहुत लंबी क्लास दे सकता हूँ, पर ठीक है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इतनी सफिशिएंट है। तो ये ठीक है, आर्थिक विकास के लिए आधार है, बैंकिंग क्षेत्र का प्रमुख हिस्सा है। बैंकिंग क्षेत्र में कुछ 3 प्राथमिक, अभी देखा जाए देश में जो बैंकिंग प्रणाली है, रट्टा मार लेना, ठीक है, इसके 3 हमें जो है चीजें देखने को मिलती हैं, जिसमें आपका क्या आ गया भाई, एक तो भुगतान प्रणाली के संचालन, जमाकर्ता लोगों की बचत का रक्षक, व्यक्ति और कंपनियों की ऋण जारी करना, व्यक्ति और कंपनियों को ऋण जारी करना जो मैंने आपको समझा दिया, जमाकर्ता लोगों की बचत का रक्षक, एक तरह से रक्षक भी है, और जो भुगतान प्रणाली के संचालन, भुगतान प्रणाली को आसान करना, समझ आ गया। और एक बैंक में पैसे रखने से ये भी फायदा होता है कि चोरी चारी का जो डर होता है वो खत्म हो जाता है, समझ गए। हालांकि बैंक डूब जाए तो वो एक अलग कहानी होती है, उस पर हम एडवांस पार्ट में बात करेंगे, लेकिन ये बात हमें जो है समझ आ गई। अब समझते हैं इवैल्यूएशन। ये तो था बेसिक। देखो इवैल्यूएशन में ये है कि भारत में बैंकिंग प्रणाली को 2 चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है, 2 ही चरण है। हालांकि अलग अलग बैंकिंग बुक्स ने अलग अलग डिफाइन किया है। देखो हम यहाँ पे यूपीएससी की बैंकिंग पढ़ रहे हैं, हमको यहाँ पे बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि एक तो प्री क्या था और पोस्ट क्या था भाई, यानी कि आजादी से पहले, यानी कि अगर बात करें आजादी से पहले क्या बैंकिंग सिस्टम था, आजादी के बाद क्या क्या चेंज। हमने जैसे कि आपने पढ़ा होगा, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो आरबीआई को 1935 के अंदर एक तरह से उसमें एक जिक्र हुआ था। तो ऐसे ही पूर्व स्वतंत्रता चरण यानी कि प्री इंडिपेंडेंस फेज, जिसको 1786 से लेके, यानी कि 1786 से लेके 1947 तक हम समझ सकते हैं, और दूसरा स्वतंत्रता चरण के बाद यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज, जिसको हम 1947 के बाद से अभी तक का जो है समझ सकते हैं। तो स्वतंत्रता अवधि को भी, यानी कि इस पोस्ट को, यानी कि जो भी आजादी हुई, इसमें भी हमें ब्रेक्स देखने को मिलते हैं। जब आप बैंकिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें भी देखोगे कि हमारी जो बैंकिंग सिस्टम में भी काफी सारे चेंजेस हमें देखने को मिले भाई। बैंक्स का बीच बीच में रीनेशनलाइजेशन भी हुआ, तो उसको एक फेस माना गया। जैसे कि अगर बात करें पूर्व राष्ट्रीयकरण अवधि, जब राष्ट्रीयकरण से अवधि से पहले, एक तो हमारी ये स्थिति देखने को मिली जिसको 1969 तक देखा गया। इंदिरा गांधी काल में राष्ट्रीयकरण की अवधि को बढ़ा दिया गया, जिसके अंदर 1969 से 1991 तक था। उदारीकरण अवधि, इसको भी अब इसको थोड़ा डिटेल के अंदर समझ लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पूर्व स्वतंत्रता चरण को थोड़े फैक्ट्स को देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है यूपीएससी के अंदर स्टेट पीसी के अंदर फैक्ट्स भी आ जाते हैं। फिर इसके बाद जो ये होगा स्वतंत्रता चरण के बाद के फैक्ट्स, इनको मैं अपनी जवानी समझा दूंगा कि क्या डिटेल में है, क्या था क्या नहीं था, उस चीज को हम डिटेल में समझने की जो हम कोशिश यहाँ पर करेंगे। देखो अब पूर्व स्वतंत्रता चरण 1786, अब देखो यार ये है फैक्ट्स। फैक्ट्स का मतलब ये है कि इनको कहीं किसी अपने नोट्स के अंदर, कहीं अपनी कॉपी के अंदर ना, जो थोड़ा सा मतलब कि आप ये मान के चलो रट्टा वट्टा मार लेना अच्छे से, तो चीजें आपकी मतलब थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। को समझा, मतलब कि जब हमारा देश आजाद होने से पहले गुलामी के टाइम में क्या था भाई, पहला भारत का पहला बैंक 1770 में स्थापित जो है किया गया था। इस प्रकार बैंक ऑफ हिंदुस्तान की जो है नींव के साथ भारत में बैंक की प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1770 में, लेकिन ये एक प्राइवेट, एक तरह से निजी व्यक्तियों के हाथ में था। मतलब निजी व्यक्ति, वो 2-4 बड़े बड़े लोगों ने, अमीर लोगों ने उठा के बैंक खोल दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं। जिसे कोई गवर्नमेंट की कोई अप्रूवल नहीं ली, कोई कुछ नहीं लिया, कोई कुछ नहीं, बस बाहर में जाओ, हमें तो ठीक है, हमारे पास पैसा है, हम जो है एक तरह से बैंकिंग प्रणाली स्टार्ट करेंगे। तो उसी केस के अंदर बैंक ऑफ हिंदुस्तान की अगर बात करें, भारत सरकार के मतलब इसमें भारत में प्रणाली की जो शुरुआत जो हमें देखने को मिली थी। फिर इस चरण के दौरान शीर्ष 3 बैंकों का एक तरह से विलय किया गया, जिसके अंदर बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन 3 बैंकों को, यानी कि जिसमें आपको बंगाल आ गया, आपका बॉम्बे आ गया, पहले मुंबई को बॉम्बे कहते थे, और साथ में इसका आपका बैंक ऑफ मद्रास, जिसको आज चेन्नई कहते हैं, इन तीनों को मिला के ऐसे आप नोट्स बनाओ, एक बना दिया गया, जिसका अगर हम बात करें, जिसका जो नाम था इंपीरियल बैंक के नाम से जो इसको जाना गया, इंपीरियल बैंक के नाम से जो इसको जाना गया। आप समझे मेरी बात को, यानी कि बंगाल, अब बैंक ऑफ बंगाल छोड़ो, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, इन तीनों को मिक्स करके एक नया बैंक बना दिया गया जिसका नाम था इंपीरियल बैंक। आपने ऐसे नोट्स बनाने हैं, क्योंकि देखो यार ये ना फैक्ट्स में, ये पीटी ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मेंस ओरिएंटेड में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि पीटी ओरिएंटेड ये फैक्ट्स थोड़ा सा हमें इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद भारत में बैंकिंग प्रणाली का उद्गम देखा जाए तो 1786 में बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना के साथ जो है स्टार्ट हुआ। ये भी एक तरह से वही
बड़े बड़े लोगों को आपस में मिला दिया गया, लोगों की सहमति बनी, ये ठीक है भाई, हम मेरी तरफ से इतना पैसा ले लो, ये ले लो। एक तरह से इनफॉर्मल टाइप का बैंक, प्राइवेट हाथों में था, कोई इसका कोई गवर्नमेंट के ऊपर कोई कंट्रोलर नहीं था, इवन ब्रिटिश भी नहीं थे, जस्ट आपस में मांडुली करके समझौता करके, आप ऐसे समझ सकते हो। तो इस तरह से जो है इस बैंक का जो है मतलब कि किया गया, ठीक है। तो हमें ये बात समझ आई इस पैराग्राफ के अंदर, पूर्व स्वतंत्रता चरण में 1786 से लेकर 1947 तक में, हाँ, तो उसमें हमें तीन चीजें देखने को मिली। सबसे पहले क्या देखने को मिला, 1770 में स्थापित किया गया जिसका बैंक ऑफ आपका हिंदुस्तान लिया गया। फिर तीन बैंकों का विलय कर दिया गया, जिसमें आपका अगर बात करें बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को इंपीरियल बैंक के रूप में जो बना दिया गया, ठीक है। फिर इसके बाद अगर बात करें भारत में बैंकिंग प्रणाली, जिसके 1786 में बैंक ऑफ कलकत्ता की जो है एक तरह से जो स्थापना यहाँ पर करी गई। अब इसके बाद 1865 में इलाहाबाद में पहली भारतीय स्वामित्व वाली इलाहाबाद बैंक की स्थापना की। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जो था भारतीय स्वामित्व की बात करें तो 1865 के अंदर इलाहाबाद के अंदर इसकी स्थापना करी गई, जिसका नाम इलाहाबाद बैंक है। काफी पुराना बैंक है दोस्तों इलाहाबाद बैंक, तो इसकी स्थापना करी गई। फिर इसी के जैसे 1895 में पंजाब नेशनल बैंक की जो है स्थापना करी गई। ये फैक्ट्स हैं, इनको थोड़ा रट्टा मार लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं, मतलब पीसीएस लेवल में, आईएएस में तो पूछे नहीं, बट हाँ मैं कह सकता हूँ कि पीसीएस बैंक में पूछे। इसी तरह से बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में जो है मुंबई में करी गई थी। 1906 से लेकर 1913 के बीच में कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ मसूर, वाणिज्य बैंक की जो है स्थापना करी गई थी, ठीक है। इसको देखो यार हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये फैक्ट है, इसमें क्या करें, बस ठीक है याद हुआ, ठीक नहीं है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ अब मैं इकोनॉमी करा रहा हूँ तो यस मैं डीप में कराऊंगा, क्योंकि भाई डीप में कराने का जो है असली अगर हम बात करें तो जो मजा आता है, तो इसलिए ताकि आपको भी कोई जो कंसेप्चुअल मतलब की दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर स्वतंत्रता चरण के बाद के बैंक समझते हैं। स्वतंत्रता चरण यानी कि 1947 से लेके अब तक, हाँ 1935 में आरबीआई की स्थापना, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। अब देखो ये हटाओ, क्या लिखा है हटाओ। देखो 1947 के बाद से क्या हुआ, पहले परिस्थिति को समझना। हम बहुत लोग जो है नेहरू जी को गाली बकते हैं, बहुत लोग जो है इनको गाली बकते हैं, ठीक है, जो मतलब अभी मान के चले जिनकी विचारधारा थोड़ी सी विपरीत होती है, लाइक जो बीजेपी सपोर्ट हो रहा है तो फिर नेहरू जी गाली बकते हैं, ठीक है, कोई और हो तो वो भी फिर मतलब नेहरू जी को गाली। लेकिन उस तरह की परिस्थिति को समझना, आप नेहरू जी की रिस्पेक्ट करोगे। मान लो आपके हाथ में एक पर्चा दे दी जाए, ठीक है, मान लो 25 करोड़ पॉपुलेशन आपके हाथ में रख दी जाए, 30 करोड़ पॉपुलेशन अगर आपके हाथ में रख दी जाए, है ना, आपके पास संसाधन हो ना, आपके अकाउंट तिजोरियां खाली पड़ी हो, और आपको पूरा राज चलाना है। सोचो, ठीक है, पैसा हो तो चलो आदमी मैनेज कर भी लेगा, सैलरी भी देनी है सबकी, बाबुओं की, सबको गवर्नमेंट ऑफिसर्स की भी सैलरी देनी है, सारी चीजें देखनी है, और आपके अकाउंट में कुछ भी नहीं है, क्या आप चला पाओगे? सोचने की बात है। मैं आजादी के उस विभाजन में बात नहीं कर रहा, मैं एक बात बता रहा हूँ। जब हमारा 1947 को 15 अगस्त रात को जब 12 बजे जब हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है, गांधी जी, तो उसके बाद सोचो सिचुएशन कैसी थी। तो उस समय सिचुएशन जहां पे लिटरेसी रेट बहुत पुअर थी, उस समय मैक्सिमम 90% लोग दरिद्रता ही बोलेंगे, कंगाली के कगार पे थे, मैक्सिमम लोग गरीब थे, भुखमरी का टाइम था, सारी चीजें थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ नहीं था, सब कुछ बर्बाद था, कृषि भी उथल पुथल हो रखी थी, सब मानसून पे निर्भर थे। उस समय आपको अगर प्रधानमंत्री बनाते तो सोचो आप क्या करते। तो नेहरू जी ने एटलीस्ट बहुत अच्छा काम किया। नेहरू जी ने हमारे देश को धीरे धीरे, देखो किसी चीज को लाइक चोट लगती है, क्या होता है, दवाई क्या करती है, भरती है, लेकिन टू टेक टाइम। अगर आपको घाव हुआ तो एटलीस्ट 1 हफ्ता लग जाएगा पपड़ी बनने में। तो ऐसे ही हमारी इकोनॉमी में थी, जिसको घाव बनने थोड़ा टाइम, घाव तो हुआ लेकिन थोड़ा टाइम लगा। तो उस कंडीशन में देखें तो हमारे बैंक्स, अगर मैं बैंक्स के परिप्रेक्ष्य में आऊं तो भारत सरकार ने, लाइक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, जब जैसे ही 1950 के बाद, ठीक है, जब एक्टिव हुई, अच्छे से एक्टिव तो 1950 के बाद ही हुई थी, गवर्नमेंट अच्छे से काम करना स्टार्ट किया था। उसके बाद विद इन 5 साल के अंदर अगर बात करें तो गवर्नमेंट काफी ज्यादा एक्टिव हुई, और उसके बाद चीजें बहुत ज्यादा करी। सबसे पहले उन्होंने यही किया कि सबसे पहले तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो 1949 के अंदर हम बात करें तो देखो यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1949 के अंदर। सबसे पहले इन्होंने ये बोला कि सेंट्रल बैंक को पहले हम राष्ट्रीयकरण, यानी कि गवर्नमेंट के अंदर काम करेगा, हालांकि ऑटोनोमस है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर कम होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीयकरण उसको जो कर दिया गया, राइट। उनको लगा कि नहीं बैंकिंग सिस्टम होनी बहुत जरूरी है। लेकिन उस समय जो लोग थे पढ़े लिखे नहीं थे, गरीब थे, तो इसलिए वो बैंकिंग धारा में नहीं आ पाए। धारा में जस्ट अभी आए हैं, अगर हम बात करें लास्ट 5 से 6 साल के अंदर, ना तो उससे पहले भी बुरा हाल ही जो हमें देखने को मिल रहा था। फिर उसके बाद ये हुआ कि
भारत सरकार ने देखा, ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना निकाली, कृषि पे निकाली, दूसरी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे निकाली, लेकिन भारत सरकार को भी लगने लग गया कि यार ठीक है, हम पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं, इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी तो बैंक की ब्रांड से दूर होता जा रहा है। क्यों? इसके पीछे भी रीजन थे। एक तो हम पढ़े लिखे नहीं थे, हमारी जो जनता थी पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको भी मन में डर था बैंक में रख देंगे, चुरा ले तो कभी कुछ कर ले, कोई भाग जाए लेके, तो इसलिए हर एक आदमी जो होता था वो सोचता था चलो कैश में रखते हैं। लेकिन फिर से क्या होता, चोरी चकारी होने लगी, साहूकार के बीच में फंसने लग गया। कृषि जो थे, अगर बात करें, जो कृषि होते थे वो बैंक ना जाके साहूकार से लोन लेते थे, मंथली ब्याज के साथ 3%, 4%, 5%, कहीं कहीं जगह 10% भी जो है टका जो है ब्याज लिया गया है, राइट। तो उस कंडीशन के अंदर एक तरह से किसानों ने आत्महत्या करनी स्टार्ट कर दी थी। कहीं ना कहीं उसके बाद जो है, अगर बात करें, नेहरू जी की दिमाग में आया कि नहीं, हमें कुछ बैंकों का जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रीयकरण भी करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, प्राइवेट बैंक का क्या मोटिव होता है? प्राइवेट बैंक का मोटिव यही है तो भाई पैसा अर्न करना। मैं बोल रहा हूँ, किसी भी प्राइवेट बैंक में चले जाओ, चाहे स्टैंडर्ड चार्टर्ड में चले जाओ, चाहे आप एक्सिस बैंक में चले जाओ, चाहे ICICI बैंक में चले जाओ, ये साले सब चोर हैं। खुलवा के देखो सेविंग अकाउंट, खोलेंगे नहीं साले, मिनिमम बैलेंस लाओ, FD करवाओ, मतलब कुछ ना कुछ आपको चेपने की कोशिश जरूर करेंगे। हाँ, मेरे साथ भी हुआ है। मैं गया लॉकर लेने, सर मुझे लॉकर दे दो, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मैं लॉकर लेने गया, बोले भैया आपको तो 50,000 की एक्स्ट्रा पॉलिसी लेनी पड़ेगी जब भी लॉकर खोलेंगे। मैं भाई कहाँ प्रोविजन, कहाँ लिखा है? सर प्रोविजन तो नहीं लिखा, लेकिन मेरा टारगेट है, मैं पूरे करने पड़ेंगे, मैं नहीं खुलवाऊंगा, मेरा खोल के दो। मैं लड़ूंगा थोड़ा यार उनसे, इतना टाइम है मेरे पास लड़ने का। मेल भी डाली, उसका रिस्पॉन्स नहीं आया RBI को, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर यही सब चीजें होती हैं कि प्राइवेट बैंक वाले जो है खून जहां पर चूसते हैं। तो इसके बाद फिर ये हुआ कि एक स्टेज आई, फेज आए। एक फेज में 1969 के बाद जब इंदिरा गांधी सरकार आई, तो उनको, इंदिरा गांधी को लगा नहीं, हम राष्ट्रीयकरण करेंगे, क्योंकि उस समय बैंक जो थे वो मतलब एक तरह से थे तो बैंक, लेकिन इनडायरेक्टली में महाजन ही थे। वो महाजन मतलब इंटरेस्ट ज्यादा ज्यादा लगा देना, सारी चीज में बाउंस चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, फलाना चार्ज, ढीकना चार्ज, तो इससे लोग परेशान हो गए। तो इसलिए इंदिरा गांधी सरकार ने ये देखा कि इससे हमारे देश का घाटा हो रहा है, तो क्यों ना बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दें। हालांकि राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए बैंक, लेकिन उसके भी कहीं ना कहीं हमें लॉन्ग टर्म में कॉन्सिक्वेंस ये देखने को मिले कि भाई काम नहीं कर रहे हैं। SBI में दम है तो SBI में अकाउंट खुलवा के दिखाओ, या SBI वाले से सीधे मुंह बात करके दिखाओ। किसी से बात करते तुमने देखा होगा, इवन हमारे साथ भी, चलो हालांकि दिल्ली में तो थोड़ा सा चीजें लोग दब के रहते हैं, लेकिन आप अगर अपने मोहल्ले टोला में जाओ तो आपको देखने को मिलेगा कि बैंक किस तरह से काम करते हैं, स्पेशल गवर्नमेंट। क्या चाहिए, क्या चाहिए, ऐसे मतलब टेढ़ा ऐसा, जैसे लड़के बैठा अपने बीबी के साथ या फिर अपने बच्चों के साथ या फिर अपने परिवार वालों के साथ। तो ऐसे सिचुएशन में ये भी हमें देखने को मिला, इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला। तो हमने ये देखा, फिर इसमें स्वतंत्र चरण के बाद फिर ये हुआ कि देखो, संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली जो निजी स्वामित्व में थी, देश के ग्रामीण आबादी को अपने आवश्यकताओं के लिए छोटे उधारकर्ताओं पर निर्भर होना पड़ता, जैसे कि सूदखोर और महाजन हो गए थे। इन मुद्दों को हल करने और अर्थव्यवस्था का बेहतर विकास करने, एक्चुअली सॉरी, वो थोड़ा सा बैटरी बंद हो गई तो पता नहीं चला, ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे थे दोस्तों कि लाइक इन मुद्दों को हल करने के लिए हालांकि 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। फिर इसके बाद ये हुआ कि 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। इस चीज को ध्यान से समझना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले क्या नाम से जाना जाता था, इंपीरियल बैंक को। ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप थोड़ा टिक लगा लीजिएगा कि क्वेश्चन जो है यहाँ से जो है पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद 1949 में क्या हुआ कि बैंकिंग अधिनियम, मतलब विनियम अधिनियम आया, जिसको रेगुलेशन एक्ट लाया गया कि भाई बैंक के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, उसकी थोड़ा से मतलब पेड ऑफ कैपिटल लेके आया। पेड ऑफ कैपिटल का मतलब ये होता है कि भाई अगर कोई बैंक खोलना चाहता है तो उसको एटलीस्ट मिनिमम इतने अमाउंट में राशि लानी होगी। अगर इससे नीचे अमाउंट से अगर राशि नहीं लाएगा तो उसको फिर बैंकिंग लाइसेंस जो है नहीं दिया जाएगा। इसी में ये बताया गया कि किसको बैंकिंग लाइसेंस दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा। ये सब चीजों की जो अगर बात करें तो इस पे जो है चर्चा यहाँ पर करी गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट में अगर हम आए तो बैंकिंग राष्ट्रीयकरण के पीछे के कारण ध्यान से समझना कि बैंकिंग राष्ट्रीयकरण के पीछे कारण वही थे दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि देखिए इसमें वही लाइक कृषि समाज पीछे हुआ था, लोगों नहीं मिला। तो फिर भी एक करके फटाफट पढ़ लेते हैं कि यह कृषि, ग्रामीण विकास, MS आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता में देने में मदद करेगा। क्योंकि देखो राष्ट्रीयकरण की बात करी जा रही है ना, कि जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स नहीं। तो राष्ट्रीयकरण करने का रीजन ही यही था कि भाई समाज के जो गरीब तबके हैं उन्हीं को जो है वापस जो है लेके आए, ताकि एक RBI जो प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, ये PSL है, इसको मैं आगे समझाऊंगा बहुत डिटेल के अंदर, इसमें पूरा एक कंप्लीट डेडिकेटेड लेक्चर मिलेगा। तो PSL भी जो है लाया जाए, क्योंकि देखो प्राइवेट जो बैंक होते थे, आपको पता बड़े मक्कार लोग होते हैं। तो प्राइवेट बैंक में क्या होता है, ये लोग उन्हीं को लोन देते हैं जहां से इनकी लोन रिकवरी होती है, गरीब लोगों को देती नहीं लोन। दूसरा,
कोई अगर काम करना किसान नहीं देंगे, लेकिन गवर्नमेंट का डंडा रहता है कि नहीं भैया आपको इतना लोन डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो उस पर हम बाद में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी से ये समझो कि यहाँ पीएसएल के तहत क्षेत्रों का फैसला करता है और अनिवार्य है, यानी कि यहाँ पे चीजें जो है एक तरह से अनिवार्य जो है करी जाती हैं। फिर यह ऐसे क्षेत्रों में बैंकिंग क्षेत्र को विस्तार करके बैंकिंग बुनियादी ढांचे में ग्रामीण शहरी अंतर जैसे बैंकिंग सुविधाओं में विषमता को जो है कुल मिला के दूर करता है। आपने देखा होगा ग्रामीण जो बैंक होते हैं दोस्तों हमारे, यानी कि प्राइवेट बैंक की अगर बात करूं तो वो आपको रूरल एरिया में नहीं दिखेंगे, क्योंकि इनका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन नहीं निकलेगा। लेकिन वहीं पे सरकारी बैंक आपको दिख जाएगा, क्यों? वो गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है। लेकिन अगर वहीं पे अगर हम प्राइवेट बैंक की बात करें तो सिर्फ मैक्सिमम जो प्राइवेट बैंक होते हैं वो मेट्रो सिटी तक ही, या फिर टायर 1 और टायर 2, टायर 3 में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है घाटा हो जाएगा। तो इसलिए अब जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं सिटीज में, मेट्रो सिटीज या फिर टायर 1 या टायर 2 की सिटीज तक ही जो है निर्भर जो है यहाँ पर कुल मिलाकर रहते हैं। फिर इसके बाद ये सब इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये सारी चीजें जो है लेके आए। फिर इसके बाद राष्ट्रीयकरण की अवधि हुई 1969 से लेकर 19 की अगर बात करें लिबरलाइजेशन तक, तो इसमें करीब मान के चलो 14 प्रमुख बैंकों को, देखो इसमें 14 प्रमुख बैंकों को जो राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिसमें कि जिनकी जो जमा पूंजी करीब 50 करोड़ से अधिक थी। नीचे ये बैंक जो थे कुल मिला के, इनका जो है कुल मिलाकर अगर बात करें तो राष्ट्रीयकरण जो है कर दिया गया। ठीक है, इन बैंक्स का, इनको आप देखिए नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस चीज को। फिर उसी के बाद फिर राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय बैंकिंग प्रणाली के बेहद विकसित हुई। लेकिन समाज में जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो उसके बाद भी दोस्तों ये हुआ कि जो हमारे देश के जो गरीब तबका था वो भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। हालांकि राष्ट्रीयकरण किया गया, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट लेकिन इतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। तो उसके बाद फिर सरकार ने क्या किया, और बैंक्स को भी जो है अगर बात करें तो उनको भी जो है मतलब कि राष्ट्रीयकरण किया। लेकिन अभी भी अगर बात करें तो कमजोर वर्ग और कृषि पे जो अभी भी जो सिस्टम में कवर नहीं किया गया था जिनको, उनके लिए अब एक बात करें तो एक नए बैंक्स की स्थापना करी गई, जिसको हम रूरल डेवलपमेंट की रूरल बैंक्स के नाम से जो हम जानते हैं, जो क्षेत्र ग्रामीण बैंकों के नाम से इनका जो है इनको लिया गया। तो क्षेत्र ग्रामीण बैंक के आगे आएगा, जैसे अभी इवैल्यूएशन समझा रहा हूँ। तो इन मुद्दों को, जिसमें अगर हम बात करें नरसिम्हा कमेटी आई थी, तो उसकी सिफारिशों में उन्होंने ये बोला कि अगर समाज के तबके में कृषि को अगर आप मतलब जो किसानों को अगर आप लेना चाहते हो तो उसमें सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि कहीं ना कहीं आपको रूरल बैंक्स की स्थापना करनी पड़ेगी। जिसमें 2 अक्टूबर 1975 में फिर इन्होंने क्या किया कि आरबीआई को ग्रामीण और कृषि विकास के ऋण की मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से जो है कुल मिलाकर स्थापित किया गया। ठीक है, वो तो कुछ खास है नहीं। फिर इसके बाद यही 1980 में 6 और बैंकों को और अधिक राष्ट्रीयकृत किया गया, जिसमें राष्ट्रीयकरण की दूसरी लहर के नाम से जाना गया, जिसमें आंध्रा बैंक, निगम बैंक, नई बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक, इन सबको जो है कुल मिलाकर 40% तक जो पीएसएल की जो सीमा होती है प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र सरकार ने किए कि जिसमें कृषि को और समाज के जो तबके हैं उनको जो है मिनिमम 40% तक लोन देना पड़ेगा। ये एक पीएसएल यानी कि जिसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसको जो है यहाँ पर जो है निर्धारित किया गया। बस ठीक है, इसके बाद और कुछ नहीं है। लेक्चर 2 में फिर हम देखेंगे डिटेल के अंदर। तो अभी के लिए इतना ही, फिर बाद में फिर मिलेंगे। मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।